हेलो फ्रेंड्स, आज से हम यूपीएससी सीसेट को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं सीसेट क्वालिफाई नेचर का पेपर है, लेकिन यदि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इसमें फेल कर सकते हैं। इसलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यूपीएससी सीसेट को क्लियर करने में कठिनाई ना आए, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। सीसेट में यूपीएससी ऐसी क्वेश्चन पूछता है जिसमें से आपको 1/3 भाग यानी 1/3 यदि आपके ठीक हैं, यानी लगभग 28 क्वेश्चन आपके ठीक हैं, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इस पेपर को जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी परिच्छेद, मैथ और रीजनिंग। इन तीनों से बराबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी लगभग 27 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, 27 ही परिच्छेद से और 27 या 28 आते हैं मैथ से। यदि आपकी किसी 2 पेपर पर पकड़ अच्छी है तो आपको इस पेपर को क्लियर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन यदि आप केवल एक ही सेशन से यानी एक ही पार्ट से इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो आपका यह गलत फैसला है। इसलिए आपको क्या है कि किसी भी 2 टॉपिक पर अपनी पकड़ अच्छे से बनानी है तो आप हमारे साथ इन वीडियो को कीजिए, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। यदि आप मैथ और रीजनिंग को नहीं करते हैं तो भी आप यह पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको पिछले 5 से 6 सालों के यानी 2015 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करवाएंगे सबसे पहले। यानी इन पेपर्स में से हम आपको परिच्छेद और मैथ के पूछे गए प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न, इन सब को क्लियर करवाएंगे। इसके साथ साथ मैथ व रीजनिंग के जो टॉपिक आए हैं यानी जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी अच्छे से कवर करेंगे, यानी उन सब टॉपिक को जिनसे यूपीएससी सीसेट में क्वेश्चन पूछता है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले 2015 के पेपर में पूछे गए परिच्छेद को करवाएंगे। हमने आज की वीडियो में केवल 2 परिच्छेद को ही लिया है जिनको हम अच्छे से समझाएंगे, यानी किस तरह से इसके ऑप्शन निर्धारित किए जाते हैं, किस तरह से आपको ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है, यानी किस तरह से निष्कर्ष उस पैराग्राफ में ही छिपा होता है जो यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला परिच्छेद जिसको देखते हैं। तो हमारी परिच्छेद को करने की टेक्निक क्या होगी यानी तकनीक क्या होगी, हम सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे। आपको भी पेपर में ऐसा ही करना है, पेपर मिलते ही आपको परिच्छेद पढ़ना शुरू नहीं करना है, बल्कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उनको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक उपनिगमन यानी कोरोलरी है। आप एक बात और ध्यान रखिए, जो ये वर्ड होते हैं यानी इसमें क्या है उपनिगम और कोरोलरी, इनका भी आपको अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको अच्छे से डील कर पाओगे। तो यहाँ है उपनिगमन यानी कोरोलरी, यानी इस परिच्छेद में क्या पूछा है, जिनमें आपस में अंतर संबंध हो ऐसा पूछा गया है। इसको हम बाद में अच्छे से समझाएंगे, पहले आप ऑप्शंस को देखिए। सबसे पहला ऑप्शन, सरकार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधियों का आवंटन करना चाहिए और निर्धन समुदायों को दिए जाने वाले खाद्य उत्पादनों में वृद्धि करनी चाहिए। ये हमने देख लिया, हम अभी आपको डिस्कस नहीं करेंगे अच्छे से, सिर्फ पढ़ेंगे ऑप्शन है क्या। दूसरा, निर्धनता तथा जलवायु के प्रभाव एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, इसलिए हमें अपनी खाद्य प्रणालियों की पुनर्कल्पना करनी होगी। ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा, विश्व के सभी देशों को गरीबी और कुपोषण से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए और गरीबी को एक सार्वभौम समस्या की भांति देखना चाहिए। ये तीसरा ऑप्शन। और लास्ट देखिए, हमें तुरंत अधारणीय कृषि पद्धतियों को बंद कर देना चाहिए और खाद्य कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए। तो आपको हम एक अच्छी सी टेक्निक बताते हैं। इस ऑप्शन में देखिए आप क्या दिया है, तुरंत। जिस भी ऑप्शन में आपको तुरंत या बिल्कुल ऐसे वर्ड मिल जाए उसे आप सबसे पहले नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो इसे हम सबसे पहले कट कर देते हैं क्योंकि यह ऑप्शन बिल्कुल भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब देखिए रह गए 3 ऑप्शन, इनको हम अभी नहीं बता सकते कि ये ठीक है या नहीं, इसलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा अनुपरिच्छेद। चलिए, जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उपज में रुकावट और कीमतों में वृद्धि होने की वजह से पूरे विश्व में बहुत सारे लोग पहले से ही भूखमरी का शिकार हैं।
इस टॉपिक में क्या बताया है, इसमें बताया गया है जलवायु परिवर्तन और क्या बताया है, भुखमरी यानी गरीबी के बारे में डिस्कस किया गया है। दोबारा पढ़िए, जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उपज में रुकावट और कीमतों में वृद्धि होने की वजह से पूरे विश्व में बहुत सारे लोग पहले से ही भुखमरी का शिकार हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण केवल खाद्य ही नहीं बल्कि पोषक तत्व भी अपर्याप्त होते जा रहे हैं। यानी जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या हो रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। जैसे जैसे फसलों की उपज और जीविका पर खतरे की स्थिति बन रही है, सबसे जो गरीब समुदायों को ही भुखमरी और कुपोषण के बढ़ने के समेत जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से ग्रस्त होना पड़ता है। यहाँ क्या बताया कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर किस पर होता है, गरीब व्यक्ति पर यानी गरीब लोगों पर। दूसरी ओर गरीबी जलवायु परिवर्तन की कारक है। ये देखिए, ये पैरा हमारा यहाँ से दूसरा मोड़ ले रहा है। यहाँ क्या बता दिया, दूसरी ओर यानी जो गरीबी है वो जलवायु परिवर्तन की कारक है, यानी गरीबी के कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है। पहले तो बताया जलवायु परिवर्तन के कारण गरीबी आती है, और यहाँ क्या बता दिया, गरीबी के कारण जलवायु परिवर्तन आता है। क्योंकि निराशोन्मुक्त समुदाय अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए संसाधनों के अधारणीय उपयोग का आश्रय लेते हैं। ये इस लाइन में क्या बताया कि गरीबी कैसे जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है, ये यहाँ से यहाँ तक ये बता दिया। जो है निर्धन लोग हैं यानी गरीब लोग हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए संसाधनों का अधारणीय उपयोग का आश्रय लेते हैं, जिससे क्या जलवायु परिवर्तन और बढ़ जाता है। तो हमने इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ लिया। अब हम दोबारा से ऑप्शन पर चलते हैं और हम आपसे पूछते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को रोककर निर्धारण कीजिए आपको क्या सही उत्तर लगता है। तो अब हम एक एक दोबारा से देखते हैं। सरकार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधियों का आवंटन करना चाहिए और निर्धन समुदायों को दिए जाने वाले खाद्य उत्पादनों में वृद्धि करनी चाहिए। तो आप बताइए, क्या हमने कहीं निधियों का वर्णन किया है या गरीबी उन्मूलन कार्यों का वर्णन किया है इस पैराग्राफ में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। इसे आप कट कर दीजिए। आप ऐसे ही किया कीजिए, एक एक ऑप्शन को नेग्लेक्ट करते चलिए। आगे देखिए, निर्धनता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल सही है, हमने अभी तो पढ़ा निर्धनता और जलवायु एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हमें खाद्य प्रणालियों की पुनर्कल्पना करनी होगी। तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम अगला जो है उसे और पढ़ लेते हैं। वो क्या है, विश्व के सभी देशों को गरीबी और कुपोषण से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए और गरीबी को एक सार्वभौम समस्या की भांति देखना चाहिए। तो हमने इस पैरा में तो ऐसी कोई बात देखी नहीं है, तो आप इसे भी कट कर दीजिए। अब हमारा उत्तर क्या हो गया, जो है दूसरा हमारा सही उत्तर है। दोबारा से देखिए, निर्धनता और गरीबी के प्रभाव की एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, इसलिए हमें अपनी खाद्य प्रणालियों की पुनर्कल्पना करनी होगी। तो यही ऑप्शन जो है सही है, यानी जो हमने शुरू में बताया था कोरोलरी यानी उपनिगम यानी अंतर संबंध, यही तो बताया है। निर्धनता और जलवायु का ही अंतर संबंध तो इस परिच्छेद में है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ देखिए, हम थोड़ी व्याख्या दोबारा से कर देते हैं। तार्किक उपनिगम का तात्पर्य है एक समान तार्किक अंतर संबंध। क्या अर्थ है, एक समान तार्किक अंतर संबंध। अब गद्यांश में इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण लोग भुखमरी के शिकार होते हैं। बिल्कुल साफ साफ है। साथ ही गरीबी भी जलवायु परिवर्तन का एक वाहक है। अतः जो हमारा बी है वही अधिक प्रासंगिक है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, कुपोषण और कृषि गतिविधियों का गद्यांश में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी ही होगा। ये हमने एक पैराग्राफ आपको करवा दिया है। अब दूसरा देखिए। अब करते हैं हम हमारा दूसरा परिच्छेद, उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाएंगे। देखिए, प्रश्न पढ़िए। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक अनुमान यानी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखिए, पहला, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अच्छे नहीं हैं। पहला ऑप्शन। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विश्व की वित्तीय स्थिरता को खोखला करती हैं। दूसरा, अगला है, भविष्य में यानी भारत को भविष्य में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश स्वीकार करने से बचना चाहिए।
उसके बाद है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाले आघात का खतरा रहता है। ये ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं। अब हम हमारे परिच्छेद को पढ़ते हैं। विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने पाया कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के कुल ऋण और इक्विटी निवेशों में किया गया पोर्टफोलियो निवेश का अंश पिछले दशक में दुगना होकर 12% हो गया है। इस घटना के भारतीय नीति निर्माताओं पर प्रभाव संभावित है, क्योंकि ऋण तथा इक्विटी बाजारों में विदेश पोर्टफोलियो निवेश बढ़ता रहा है। इस घटना को एक आशंका भी बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की मात्रात्मक ढील यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग नीति में आसन्न उत्क्रमण यानी इमिनेंट रिवर्सल होने की दशा में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विश्व की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इस तरह आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले पूरे परिच्छेद को एक ही उसमें पढ़ लेना है एक ही बार में, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। लेकिन ये थोड़ा हार्ड टफ है, इसलिए आप एक ही बार में पढ़कर इसका उत्तर निर्धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते हुए चलेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की यहाँ बात हो रही है। किस चीज की? विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसने पाया कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, यानी यहाँ किसके बीच में तुलना की गई है? उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से के कुल ऋण और इक्विटी निवेशों में किया गया पोर्टफोलियो निवेश, यानी और किसका वर्णन है? पोर्टफोलियो निवेश का कुछ अंश पिछले दशक में दुगना होकर 12% हो गया है, यानी पोर्टफोलियो का जो अंश है वो बढ़ गया है। कितना? 12%। इस घटना के भारतीय नीति निर्माताओं पर प्रभाव संभावित है, यानी जो उन्नत अर्थव्यवस्था है उसका प्रभाव किस पर पड़ता हुआ दिखाया? यहाँ उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर। और उभरती हुई अर्थव्यवस्था क्या है? भारत की। प्रभाव संभावित है क्योंकि ऋण तथा इक्विटी बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ता रहा है। इस घटना को एक आशंका भी बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट, यहाँ उन्नत अर्थव्यवस्था किसकी बात है? यूनाइटेड स्टेट की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की में आसन्न उत्क्रमण होने की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विश्व की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। यानी यहाँ यही बात तो की जा रही है, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका असर किस पर पड़ सकता है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला देखिए, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अच्छे नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम ऐसा कह दें कि पोर्टफोलियो विदेश, क्योंकि इस पैरे में ऐसा वर्णन भी नहीं हुआ। अगला है, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विश्व की वित्तीय स्थिरता को खोखला करती हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विश्व की वित्तीय स्थिरता को खतरा जो है खोखला करती हैं। लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा, आप ध्यान रखिए, क्योंकि यह सीधी सीधी दे दी गई है, लेकिन इसमें निष्कर्ष की तो कोई बात है ही नहीं। इसमें इस पहरे का पूरा निचोड़ तो नहीं बन रहा। अब अगला देखिए, भारत को भविष्य में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश स्वीकार करने से बचना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो कहीं वर्णन किया ही नहीं गया और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं, यानी भारत ऐसा नहीं कर सकता। अब अगला देखिए, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाले आघात का खतरा है। ये है हमारा सही उत्तर, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इस पैराग्राफ में बिल्कुल अच्छे से यही समझाया है कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उदाहरण भी दिया है यूनाइटेड स्टेट, और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से खतरा, यानी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को खतरा है जैसे कि भारत। तो हमारा यही ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते। और पहला ऑप्शन है ये भी हम गलत कर देते हैं। तो हमने आपको 2 परिच्छेद यहाँ करवा दिए हैं। अब इसकी भी थोड़ी व्याख्या है, वो भी हम आपको पढ़ा देते हैं। अनुमान का तात्पर्य, इसमें क्या पूछा गया था? अनुमान ही। तार्किक निष्कर्ष अथवा एक ऐसा निष्कर्ष जो ज्ञात के आधार पर अज्ञात से प्राप्त किया जा सकता हो। अब गद्यांश एक श्रृंखला अभिक्रिया की बात कर रहा है, जो तब उत्पन्न होती है जब यूएस जैसी विकसित अर्थव्यवस्था अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग को नीति को पुनः लागू कर दे। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में कमी करके भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, और इसीलिए हमारा विकल्प जो डी है वही सही है।
तो हमने आपको आज 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है सीसेट का, उससे 2 परिच्छेद करवाए हैं। इसी तरह हम अगली वीडियो में 2 परिच्छेद और करवाएंगे, लेकिन उसके साथ हम मैथ के क्वेश्चनों को भी कवर करवाएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।